Good morning, student. Class 6th, Geography portion. Chapter number 5, Major Domains of the Earth. And previous lecture, we will introduce about atmosphere. We take the second paragraph of page number 179. The principal gases of the atmosphere have a remarkable uniform vertical distribution through the lower 80 kilometers. Means जो गैसेस हमारे अर्थ के सराउंड में घूम रही हैं तो उन सब से मिलाकर या उन गैसेस को मिलाकर एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो जो प्रिंसिपल गैसेस हैं जो हमारी लाइफ को ड्यूरेबल बनाती हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, तो वो सारी गैसेस हमें अर्थ के 80 किलोमीटर्स के मोशन ऑफ सर्कल में दिखाई देती है। दिस जोन ऑफ होमोजीनियस कंपोजिशन इज रिफर्ड टू एज द होमोस्फीयर। 80 किलोमीटर्स के अंदर जितने भी सिस्टम आते हैं वो होमोस्फीयर पार्ट कहलाता है वो। इट हैज 3 लेयर्स, नेम इज ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। तो इस होमोस्फीयर में 3 लेयर्स आती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। द स्प्रेसिस atmosphere above this zone does not show much unity. This zone is called heterosphere. इसके बाद जो जोन आता है यानी इसके बाद जो लेयर आती है वहाँ हमें इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने मिलती कि लाइफ हमारी डन हो सके वहाँ पर। ये जो जोन है वो हेट्रोस्फीयर कहलाता है और इसके अंदर भी 2 लेयर्स आती हैं। एक है थर्मोस्फीयर, उस थर्मोस्फीयर को हम आइनोस्फीयर भी कहते हैं, और एक्सोस्फीयर। मैं आपको इसकी पिक दिखाती हूँ, आपकी बुक में भी दे रखी है। लुक एट द पिक्चर। हमने अभी बात की 3 लेयर्स यहाँ तक 80 किलोमीटर्स तक होमोस्फीयर। देखिए आप, ये 80 किलोमीटर्स आपको दिख रहा होगा, ये रहा 80 किलोमीटर्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 लेयर्स दिख गई। ट्रोपोस्फीयर है पहली हमारी, फिर 30 किलोमीटर पे स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर यहाँ से मीजोस्फीयर है। तो 80 किलोमीटर्स पे जाकर ये ख़त्म होती है, तो ये पूरा पार्ट होमोस्फीयर कहलाता है। इसके बाद आती है थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ये 2 लेयर्स हेट्रोस्फीयर्स में आती हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फीयर्स में जो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं आपको। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। इसके ऊपर 20 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स पे एयरक्राफ्ट। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि कौन सी लेयर में क्या सिस्टम होता है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, बट ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। लेकिन सारी गैसेस जो हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना हमारी लाइफ के लिए, कुछ ही गैसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रेजेंट इन द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन। देखो ये आप जो देख रहे हो पेज नंबर 180 पे, ये वाला पोर्शन, ये देखो आपको इसमें दिख रहा होगा इस सर्कल में कि नाइट्रोजन कितनी है 78%, 0.08%। ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी 20%। उसके बाद 0.97% इंटरगैसेस है। वाटर वेपर 1% है। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है और ऑक्सीजन जो है हमारी 20% है। इस तरह से मिलाकर एक कंपोजिशन बनता है गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ पे। जो सारी गैसेस तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ गैसेस जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देवर 3 मेन गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहेंगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो बच्चा पार्टी, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं
तो उसे कौन एब्जॉर्ब करता है? जिस तरह हमारे लिए ऑक्सीजन मस्ट है, ज़रूरी है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए ज़रूरी है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वी एडॉप्ट ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एडॉप्ट करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट हुई ना। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इट अकाउंट अबाउट 78.08% बाय द वॉल्यूम। ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देखो विच आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एंड आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक। ये दोनों ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे ह्यूमंस लाइफ में पाए जाते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये कुछ ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डीएनए टेस्ट हो रहा है, आरएनए। इससे हमारी जनरेशन टू जनरेशन का पता चलता है कि हम किस जनरेशन से हैं, या हमारे फोरफादर की जनरेशन से हैं, या हमारे कभी कभी ऐसी केसेस देखे गए हैं कि एक चाइल्ड के लिए दो फादर लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं। तो टेस्ट कराए जाते हैं डीएनए और आरएनए के। इसके थ्रू पता चलता है कि ये बच्चा किसका है, यानी उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके फादर के ही होते हैं। तो जो सेम हो जाते हैं मीन्स कि हाँ ये डीएनए इनसे मैच है, इट मीन्स ये इन्हीं की जनरेशन है। अंडरस्टैंड? नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एज एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। इट इज़ मेन। तो जो नाइट्रोजन है वो फिक्स्ड है, इसे कौन से बैक्टीरिया फिक्स करके रखते हैं? एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। इट इज़ मेन फंक्शन इज रेगुलेट कंबस्टिंग द डिल्यूटिंग ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, वो हम डायरेक्टली इंडल्क नहीं करते, यानी डायरेक्टली नहीं लेते। नाइट्रोजन इसे डिल्यूटिंग का मतलब पतला करना। नाइट्रोजन इसे इस ऑक्सीजन को पतला करता है जो हम इजी वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके। ऑक्सीजन जो है 20.95% है। इज अनदर गैसेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। सबको पता है ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। ऑक्सीजन जो है कलर नहीं है ऑक्सीजन का, स्मेल नहीं है उसकी, टेस्ट नहीं है उसका। इट इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पता है आपको कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स का सन से अपने लिए फूड, सन की रेस से अपने लिए फूड को कन्वर्ट करना, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं ना, सन की रेस भी एक तरह से उनके लिए वो है। सन की रेस एक्सेप्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अडॉप्ट करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो अपने लिए एक फूड जो बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। आपकी साइंस में आपने पढ़ा है, बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है डीप में। और साथ के साथ जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं। When a substance is burned, oxygen is consumed. Carbon dioxide is present in very minute quantity, but it is very important because it absorbs the heat radiated by the earth and help keep the plant warm. कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्थ पे जो हीट बनी रहनी चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनी रहती है, और प्लांट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ही एसेंशियल गैस है, क्योंकि प्लांट जो है इससे इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्रो कर पाते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही होती है।
अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हैं। एयर एक्सर्ट्स ग्रेट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एयर जो है वो एक प्रेशर रखती है एटमॉस्फेयर पे, हमारे अर्थ पे। इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल, हमें ये सी लेवल पे ज़्यादा देखने मिलती हैं। एज वी मूव हायर फ्रॉम द सी लेवल इट विल गो डिक्रीजिंग इन जर्नल। वी कैन से दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एट एवरेज रेट ऑफ अबाउट 34 millibar per 300 meter of height. Air is highly compressible. The lower layer are denser because of the pressure exerted by overlaying layers of air. Hence, at the sea level, the atmospheric pressure 1013.25 millibar. One more possible reason for high pressure at sea level is that the heavier gases remain confined to the lower layers whereas the lighter gases flow above the in the higher altitude. देखो पूरा पैराग्राफ नहीं समझ में आया ना आप लोगों को, सिंपल में 2-3 सेंटेंस में समझाती हूँ, पैराग्राफ पे मत जाओ। जैसे जैसे हम हाई लेवल पे जाते हैं, ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी है। जैसे जैसे हम हाई पर जाते जाएंगे तो 300 मीटर जैसे हम जाते जाएंगे तो एवरी 300 मीटर पे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, हमारी जो डिग्री है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो लो होता जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थ की जो लेयर है ना, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो जो बच्चा पार्टी ने एरोप्लेन में ट्रैवल किया है, तो जैसे एरोप्लेन जब हाइट पे पहुंचता है तो हम क्या देखते हैं कि कई बार एयर प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऑक्सीजन पहले से ही एयरप्लेन में अवेलेबल होते हैं एवरी सीट पर, तो आप लोगों को कहा जाता है कि एयर प्रेशर जो है बहुत कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, आप इस मास्क को लगा लीजिए, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एस्थेमिक होते हैं या जिनको स्नीजिंग की और एलर्जी प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे वो मास्क यूज़ किए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल जो उस टाइम पर कम है वो बॉडी में एक स्टेबल कंडीशन में रहे। तो सेम यही, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेयर में गैसेस का जो सिस्टम है वो अप डाउन होने लगता है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर जो है एयर का वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बाकी गैसेस का जो प्रेशर है, गैसेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कम हो जाएगी। बस इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है। बाकी है टेम्परेचर, प्रेशर एंड एयर रिलेशनशिप, और बात की जाती है कि सी लेवल पे भी हम क्या देखते हैं कि सी लेवल द हैवियर गैसेस रिमेन कन्फाइंड टू द लोअर लेयर्स वेयर द लाइटर गैसेस फ्लोट अबाउट द हायर एल्टीट्यूड्स। तो जब सी लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पर भी जो गैसेस का प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है अदर पार्ट्स पर। टेम्परेचर, प्रेशर एंड एयर रिलेशनशिप, अब इनका क्या है सिस्टम। Its temperature is high, pressure will be low and the air start flowing from the high pressure to low pressure. There is an inverse relationship between temperature and pressure, but winds always moves from high pressure to low pressure. देखो क्या देखा गया है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ एयर का प्रेशर लो होता है, और जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ एयर का प्रेशर हाई होता है। अब आप लोग कहोगे मैम ये कैसे होता है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर भी तो हाई होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता बच्चा पार्टी, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है। कोई चीज़ गरम करते हो तो जब ज़्यादा गरम होती है चीज़ तो बिल्कुल लाइट होती है,
ऑब्वियस है ना, लाइट ही होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, वाटर साइकिल पढ़ा था हमने, यहाँ से एग्जाम्पल समझो। वाटर साइकिल में हमारी जो वाटर बॉडीज थी उसमें से जो पानी निकल रहा था, वेपर जो उठ रहा था ऊपर, वो लाइट थी ना। लाइट थी क्यों? गर्म है ना वो, वाटर पे सनरेज पड़ रही है, हीट पड़ रही है, तो उस हीट की वजह से वेपर गर्म की वजह से वाटर जो है बिल्कुल लाइट होकर ऊपर उठ रहा है। लाइट हो रहा है, गर्म की वजह से लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि लाइट है। ठीक है, अब जब वो क्लाउड फॉर्म में आके घूम रहा है, लेकिन अब वो जब उसका जो गर्म सिस्टम था, हॉट वाला सिस्टम था, वो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो वो वेट हो गया, उसमें वो वेटेज वाला सिस्टम हो गया। अब वेटेज वाला सिस्टम हो गया तो वेट जो है एयर बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, उसको छोड़ देती है, रिलीज कर देती है, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वापस आ जाते हैं अर्थ पे, रेन बनकर वापस नीचे आ जाते हैं। तो चीज़ें जितनी लाइट होती हैं उनका प्रेशर उतना कम होता है। चीज़ें जितनी टेम्परेचर जितना हाई होगा, एयर का प्रेशर उतना ही लो होगा, और टेम्परेचर जितना ही लो होगा, एयर प्रेशर उतना ही हाई होगा। ये चीज़ समझ लो। बाकी ये चीज़ एक्सटेंड करके आपकी क्लास आगे की क्लास में आ जाएगी, पूरा चैप्टर है इस पे ही। तो ये चीज़ है, ये समझ लो, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर होगा लो, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या होगा? हाई। अंडरस्टैंड? और ये कहा है कि जो विंड्स हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अच्छा, इसका मतलब मैं समझाती हूँ कि प्रेशर की तरफ लो कैसे करती है। तो भाई ये बताओ कि यहाँ पर ये दो जगह है, ठीक है, यहाँ पर ये दो जगह है, ये भी समझ लिया हमने। ये समझ लो ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, और ये लैंड है, ये भी समझ लेते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ओशन में हाई प्रेशर बन रहा है और लैंड पे लो प्रेशर है। यहाँ गर्मी पड़ रही है, गर्मी है, गर्मी, ठीक है, गर्म है, ऑब्वियस है ना, लो प्रेशर बनेगा। भी बताया था ना, जितना हॉट सिस्टम होता है उतनी हवा एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उतनी हल्की होती है। अब हल्की होती है तो ऊपर की तरफ रहती है, भारी होगी तो नीचे की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे जो ओशन की हवा है वो ठंडी है, तो यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है। अब एक बात बताओ, हम कभी भी बलून में हवा भरते हैं ना, बलून को फुलाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? हम जितना बलून फुलाते हैं ना, तो जहाँ जहाँ बलून में स्पेस होता है ना, हमारी जो एयर है जहाँ बलून में फ्लो करते हैं, तो वो एयर उस हिस्से को फिल करती जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो जगह खाली है। तो यहाँ पर भी लो प्रेशर है, यहाँ हवा लो है, तो लो है यानी हल्की, हल्की है तो मतलब ऊपर ऊपर की तरफ है, बाकी ये पूरा पोर्शन खाली है। तो ये जो हैवीएस्ट विंड्स हैं वो कहाँ मूव करेंगी? जहाँ उनको जगह मिलेगी। अब जगह कहाँ मिलेगी? जहाँ लो एरिया, प्रेशर एरिया होगा। तो यहाँ लो प्रेशर एरिया है तो विंड्स जो है अपने लिए जगह भरती जाती है, जगह ढूंढती जाती है कि मैं कहाँ मूव करूँ। तो वो कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर समझाने की ज़रूरत नहीं है, शायद पढ़ चुके हैं। चलो फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। द वर्ड बायोस्फीयर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायो विच मीन्स लाइफ। बायोस का मतलब होता है, बायो का लाइफ। द इंटरेक्शन बिटवीन एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर and lithosphere make biosphere. All three components, atmosphere,
lithosphere, hydrosphere. All three components are made a biosphere, and all three components, it's very important and essential for life. It encompasses all sphere, all types of flora and fauna life. From the point of view living organism, it is a global ecosystem which provide a habitat to all sorts of life form. बायोस्फीयर लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. विदाउट बायोस्फीयर वी कांट अंडरस्टैंड, वी कांट एक्सेप्ट आवर लाइफ, फ्लोरा एंड फौना एक्सेप्टेड ऑल्सो. यानी अर्थ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या हमारी अर्थ पे हमें प्लांट्स को, एनिमल्स को, अदर ऑर्गेनिजम्स को अगर लाइफ के लिए सोचना है तो हमें पहले बायोस्फीयर के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट बायोस्फीयर वी कांट लीव टू रन ऑन अर्थ. अकॉर्डिंग टू E.P. ऑडम, E.P. ऑडम क्या कहते हैं? एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज पॉन्ड एंड एज अ बिग एज होल अर्थ. यानी इकोसिस्टम दिखने में तो एक छोटे से पॉन्ड की तरह है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे, इसकी इम्पोर्टेंस को जानोगे तो ये यूनिवर्स से भी बड़ा है. सही बात है. तो यहाँ आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ. इसकी PDF आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी. थैंक यू.